हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज 31 को बीपीएससी मेंस ऑप्शनल का एग्ज़ाम था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं बीपीएससी ने क्वेश्चन के पैटर्न में, क्वेश्चन के लेवल में। आप यहाँ क्वेश्चन को एनालाइज करोगे साथ में मेरे और देखोगे क्या चेंजेस किए थे इस बार बीपीएससी ने। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया, बीपीएससी काफ़ी सुधार लाने की कोशिश कर रहा है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, अपने लेवल ऑफ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है आपके पास। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से है। काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये और आना ही था इस तरह एक क्वेश्चन, तो ये हमें पता होता है इस तरह एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आता ही आता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, रिपीटेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डू प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट। तो कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ क्रस्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, आपको यहाँ पर लिखना था। ओशन और कंटिनेंटल जो मूवमेंट होता है, ओशन ओशन, कंटिनेंटल कंटिनेंटल, और कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसवर्स बाउंड्री, जो थ्योरीज है प्लेट टेक्टोनिक्स को लेके, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, काफ़ी कन्वेंशनल क्वेश्चन था ये। सेकंड जो पार्ट है इसका, पार्ट बी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये कि इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, कैसे बनते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इरोजनल जैसे कि आपको पता है वैलीज वगैरह, डिपोजिशनल जैसे कि आपको पता है सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो लैंडफॉर्म्स है ये इरोजनल और डिपोजिशनल है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला पार्ट आपका बहुत ही ईजी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स एंड वेदर एसोसिएटेड विद देम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाएगा इसको। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के फ्रंट्स होते हैं और ये वेदर को कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये बताना है आपको। जैसे कि पता है आपको फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है। जब गर्म हवा क्या हो ऊपर और ठंडी हवा जब उसके नीचे हो तो इस केस को आप बोलते हो वार्म फ्रंट। और जब ठंडी हवा ऊपर होती है, गर्म हवा नीचे होती है, तो इस केस को आप बोलते हो कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे मैं काफ़ी हर एक क्वेश्चन को हम आगे आने वाले सीरीज़ में, वीडियोज़ में एक एक क्वेश्चन को आंसर राइटिंग की मदद से सारे क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। मैं आपके साथ लिखूँगा यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ क्या चेंजेस हुए हैं और क्या आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे, वो बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइकिल फंक्शन इन टेंडम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ये। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बी पार्ट भी काफ़ी आपके लिए आसान था। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, विच आर मेन ओशनिक करंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंपेयर द कंट्रास्ट ऑफ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लेब्राडोर करंट ऑन कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे आपको जो मेन करंट्स हैं वर्ल्ड की उनको लिखना है। फॉर एग्जांपल अलास्का करंट है, सोमालिया करंट है, मोजाम्बिक करंट है, लेब्राडोर तो यहाँ पे मेंशन है ही। तो ये करंटों जो करंट्स हैं इनके नाम लिखने हैं, कैसे ये इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंपेयर करो किसको, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और लेब्राडोर करंट को यहाँ पे कंपेयर करो। तो जैसे कि आपको पता है जो लेब्राडोर करंट है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से आता है, ये कोल्ड करंट है। और इसके विपरीत नॉर्थ अटलांटिक जो है ये एक वार्म करंट है। और जहाँ भी वार्म और कोल्ड करंट मिलता है वो क्या होता है, वो एक हॉटस्पॉट होता है फिश का। वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काम करती है, जहाँ भी दो करंट आपको वार्म और कोल्ड करंट जहाँ पे आपस में सामने मिलती है वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काम करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इकोलॉजी से पूछा गया, एनवायरनमेंट से पूछा गया आपके साथ। यहाँ पे आपको फैक्टर्स बताने हैं कि कौन से फैक्टर यहाँ पे इकोलॉजी इम्बैलेंस करने में काम करते हैं। जैसे डिग्रेडेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग, पॉल्यूशन वगैरह, यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइकोटोमी एंड ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे। बी पार्ट है इसका, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी ईजी है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड। जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन रेस आप समझते होंगे, जो किसी की हाइट छोटी है, बड़ी है, कलर डिफरेंस जो आता है, जो किसी की आंखें छोटी होती है। एक रीज़न, जहाँ अगर जापान देख लो, चाइना देख लो, तो वहाँ के लोगों की आंखें छोटी होती है। जो 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 इक्वेटर के नीचे हैं जनरली उनकी जो हाइट होती है ज़्यादा होती है।
शरीर उनका गठीला होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी के हिसाब से जो ह्यूमन रेस है वो कैसे परिवर्तित करता है या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ह्यूमन रेस को ज्योग्राफी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो पहाड़ों पे जो लोग होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, जो पहाड़ों पे जो लोग होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है। शारीरिक रूप से देखो तो वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट बी है, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्बन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो अर्बन एक्सपेंशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये ग्रोथ, वर्ल्ड की ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे काम करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बीपीएससी क्या अपने आप को कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जीएस का क्वेश्चन है ये, पॉलिटी के सेक्शन से। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी से एसोसिएट करके पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज़ फेडरलिज्म, वाई डू वी नीड इट इन आवर सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ जियो कल्चरली डाइवर्स कंट्री। तो जैसा कि हमें पता है इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स है, हर चीज़ में डाइवर्स है। फिजियोग्राफी भी देखिए तो फिजियोग्राफी भी यहाँ भी डाइवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, कोस्टल एरियाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से कल्चरली क्या डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने ये पढ़ा होगा तमिलनाडु बोर्ड की, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, यहाँ से इस बार जो क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है तमिलनाडु बोर्ड की जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उसी में बताया गया काफ़ी अच्छे से कि जो कल्चर होता है वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। किसी भी एरिया का कल्चर उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है हमें पता है, जो गवर्नमेंट, जो 3 टियर गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ चल रहा है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है फेडरलिज्म। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि फेडरलिज्म बताओ कि ये जो कल्चरली डाइवर्स जो कंट्री है हमारा, उसमें ये कैसे ज़रूरत करता है, कैसे ये हेल्पफुल है, कैसे ये हेल्पफुल है हमारी गवर्नेंस में। तो देखो डाइवर्सिटी बहुत है। अब फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री या मंत्री, अब वो झारखंड के या बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की मुसीबतों को या प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं। हर चीज़ अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, हर चीज़ अलग है, तो वो खुद को एसोसिएट नहीं कर सकते उनके प्रॉब्लम से। तो इसीलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे आप गांधी के बारे में भी लिख सकते हो, पंचायती राज का जो बोला था, फेडरलिज्म के बारे में जो बोला था, ये हर चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन पूछा गया इस बार ज्योग्राफी में। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से जब क्वेश्चन जो है वो 25-25 मार्क्स से पूछे आ रहे हैं। जनरली सारे क्वेश्चन 50 मार्क्स का आप देखो तो सिर्फ एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 11। जबकि हर बार क्या होता था, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो होते ही थे 50 मार्क्स के। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाने की कोशिश की है और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को मुसीबत भी आई होगी लिखने में, क्योंकि 2 पार्ट में जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है कि एक पार्ट आपसे बन रहा हो और एक पार्ट आपसे ना बन रहा हो। 6th का बी है, व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ विटलीज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू एग्रीकल्चर रीजन। तो जो विटली क्लासिफिकेशन है कि जो वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर रीजन को कैसे क्लासीफाई किया, कैसे डाइवर्सिफाई किया है, तो इसके बारे में लिखना है। जैसे कि पता है विटली क्या कहते थे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, सबसे मेन ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ये विटली साहब का कहना था। तो उनके हिसाब से उन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताए हैं एग्रीकल्चर के रीजन के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको बताने थे। ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। खंड 2 में देखते हैं 7वां क्वेश्चन, विच आर द मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब डिफरेंट रेंजेस एंड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। क्लास 8th की ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप बुक चेक कर सकते हो। क्लास 8th और 9th के एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लास 9 में भी इंडियन ज्योग्राफी है, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया। तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ये कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ उनका। तो मैप वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो इंडियन रूरल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, आपको पता है, एनिमल हस्बेंड्री पे। यहाँ पे उनका सिग्निफिकेंस बताना था। तो ये अच्छा है कि कम से कम इस बार क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, वरना 50 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखना काफ़ी मुश्किल है। तो 25 मार्क्स का दे के इस बार काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाने की कोशिश की है। पार्ट बी है आपके पास, गिव एन अकाउंट ऑफ मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 8th, जी हाँ क्लास 8th का आप जो NCERT निकालो जोग्राफी का, उसमें इंडस्ट्रीज चैप्टर है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन का मिल जाएगा कि कुछ इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे पहले तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बतानी है, जैसे हो गया पेपर इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, रबर इंडस्ट्री हो गई, तो सारी सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इंडस्ट्री का। अब देखो इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगती हैं, क्लास 8th के NCERT में बहुत अच्छे से बताया गया है। इंडस्ट्री कहाँ लगती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कनेक्टिविटी हो, आपको मिनरल्स जो चीज़ जिस चीज़ की इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट तो नेचुरल रिसोर्स नज़दीक होने चाहिए। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, पानी, क्योंकि पानी और इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूरत होता है इंडस्ट्री में, तो पानी होना चाहिए। तो एक कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देख के इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है, और इसी वजह से यही कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी देखी जाती है, ठीक है। क्योंकि बिहार में मिनरल्स कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, और जिन वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी किस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आपको अच्छे से इसको आंसर को बना के लिखना था इसमें। पार्ट बी है, वाई हैव स्लम एरियाज एक्सपेंडेड इन अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस अर्बन इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये देखो अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पर्टिकुलर बात की जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया, लेकिन ये खंड 2 में है, खंड 2 में है इंडिया, और आपको पता है खंड 2 में इंडिया और बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को काफ़ी ओवरलैप करने की कोशिश की, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी से मिला के आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इंडिया के बारे में, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या है, वाई हैव स्लम एरियाज एक्सपेंडेड इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन एरियाज में स्लम क्यों होते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है ये। अब देखो अगर ये क्या है, अगर ये है अर्बन या टाउन, ठीक है, ये है उसके बाद का एरिया, सेमी टाउन बोल सकते हो, फिर ये विलेज एरिया वगैरह होगी, ठीक। अगर गरीब लोग या पुअर लोग, स्लम वाले लोग यहाँ रहें, यहाँ पे है वो अगर, और यहाँ पे पता है ये टाउन है मेन, सब कुछ यहीं पे है, मार्केट यहाँ पे, इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो रीज़न क्या है कि जो पुअर पीपल है, स्लम वाले जो हैं, वो इतने पैसे डेली खर्च नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ रोज़ जाए, ठीक है। इसी वजह से ये बेसिक फंडामेंटल है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर स्लम आपको टाउन के अंदर ही, जो मेन टाउन होता है, जो मेन जहाँ पे मार्केट वगैरह होता है, वहीं पे ज़्यादातर आपको स्लम एरियाज दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार वो तो टाउन है, वहाँ तो ज़मीनें महंगी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कैसे कोई खरीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन में तो घर लेना नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा आप सोचने की कोशिश करो तो यहाँ पे यही है कि जो गरीब है वो दूर नहीं रह सकता है अपनी रोजी रोटी से। अगर दूर रहेगा, अगर मान लो 500 रुपये 300 रुपये उसकी दिहाड़ी है, उसके तो 50-60 रुपये रोज़ के आने जाने के लग जाएंगे, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उतना वो खर्च करे। इसलिए वो क्या करता है, उसी एरिया में कहीं ना कहीं रहना पसंद करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्लम डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत हद तक ये पूछा गया क्वेश्चन भी है ये, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व इन द इंडो चाइना बॉर्डर। अब यहाँ पे ये देखो, आप पेपर है ज्योग्राफी का, लेकिन क्वेश्चन पूछा आपको इंटरनेशनल रिलेशन से। अब ये एक नया चेंज देखने को मिल रहा है आपको। एक क्वेश्चन था जो सिविक्स से एसोसिएट करके पूछा आपसे, पॉलिटी से एसोसिएट करके पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से घुमा के पूछ रहा है, और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी करंट का क्वेश्चन भी है,
जो इंडो चाइना बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल ही रहे हैं हमेशा से, इनके बारे में आपको लिखना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ जोग्राफिकल एग्रीकल्चरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस का हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया है। और ये एक इकलौता क्वेश्चन है यहाँ पे जो 50 मार्क्स में पूछा गया है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स के पूछ रहे हैं। और ये एक नया चेंज है ऑप्शनल के पेपर में, नहीं तो हमेशा 4 क्वेश्चन कम से कम होते थे जो 50 मार्क्स के होते थे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत उम्मीद थी, मैंने खुद अपने काफ़ी दोस्तों के साथ ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 11 और 12 नंबर तो काफ़ी एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। बिहार क्यों वीक है अर्बनाइजेशन में, इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी, रिपोर्ट का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी अभी इंडिया में रिपोर्ट भी आई थी 1-2 महीने पहले, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसमें बताया गया था कि अभी तक बिहार लीस्ट अर्बनाइज है, लेकिन बिहार अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है। यहाँ पे इस डाटा वगैरह आप लिख सकते थे। ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें भी लिख सकते हो। इंडस्ट्री नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, माइग्रेशन ज़्यादा है, तो ये चीज़ों की वजह से क्या है, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये था आज का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर हुआ था। वो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम आने वाले दिनों में एक एक क्वेश्चन को आंसर राइटिंग की मदद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे वीडियोस के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है री अकेडमी का प्लेटफॉर्म आपके प्रिपरेशन में। तो होप कि आपको ये सीरीज़, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि री अकेडमी आपकी प्रिपरेशन में कुछ अपना भी योगदान दे। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।